फाइन स्टूडेंट। तो देखो एथिक्स क्लास, एथिक्स, दिस इज द 9th क्लास। ठीक है, ये 9th क्लास है। 8th क्लास वी हैव कवर। अभी तक 8 क्लास हो चुका है स्टूडेंट, वी हैव कवर्ड, एंड दिस वन इज योर 9th क्लास, करेक्ट? So far syllabus is concerned, first one is your ethics and human interface. Ethics and human interface. Human interface. First topic क्या किए हम लोग? Essence, comma, determinants and consequences of ethics in human action, कंप्लीट हो चुका है ये। सेकेंड वन इज डायमेंशन ऑफ एथिक्स, dimension of ethics. Yes, we have covered. Third one is ethics in private and public relationship. Ethics in private and public relationships. We have covered this one. सबसे लेटेस्ट में यही कवर किए थे, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिक रिलेशनशिप, इसके बारे में भी चर्चा हुआ था क्लास में। तो आज क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखो, एंड दिस वन इज 9th क्लास। ये कौन सा क्लास होगा स्टूडेंट? 9th क्लास होगा। ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन values lessons, correct? Lessons from the lives and teachings of great leaders। बच्चे लोग को लिख लेना है सब सिलेबस, बार बार लिख लेना है, राइट डाउन इन योर कॉपी। Human values, lessons from the lives and teachings of great leaders, comma, reformers and administrators, आज का विषय ये है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि वैल्यूज़ क्या होता है। जब तक हम लोग वैल्यूज़ नहीं समझेंगे तब तक ये बाकी कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो आज का जो क्लास रहेगा टोटली विल बी डेडिकेटेड टू वैल्यूज़, कि वैल्यूज़ होता क्या है। और उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग आने वाले समय में देखेंगे ग्रेट लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, करेक्ट, रिफॉर्मर्स, फिलोसोफर, बहुत सारे होंगे इसमें, समझ गए ना। सो बी रेडी फॉर द वैल्यूज़। तो इसको लिख लो। देखो वैल्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी कहते हैं कि ये वैल्यूज ही है जिसके वजह से ना हम कुछ भी कर पाते हैं। वैल्यूज ट्रांसफॉर्म इनटू एक्शन, क्योंकि वैल्यूज जो है हमारा वही क्या होता है, एक्शंस में परिवर्तित होते हैं। यदि किसी आदमी के पास सही वैल्यूज नहीं है तो सही एक्शन भी नहीं होगा, और यदि किसी आदमी के पास बहुत ही अच्छा वैल्यूज है तो इसका ट्रांसलेशन तुमको डायरेक्ट एक्शन में दिखेगा। जैसे मान लो कि आपके अंदर करेज वाला वैल्यूज है, आपके अंदर कन्विक्शन वाला वैल्यूज है, तो ऑटोमेटिकली आपके वर्क में भी वो चीज़ दिखेगा। एंड लेट से आपके अंदर नेगेटिव वैल्यू है, फ्रस्ट्रेशन का वैल्यूज है, एंगर का वैल्यूज है, जेलसी का वैल्यू है,
लेजीनेस का वैल्यूज है तो वो आपके वर्क में भी दिखेगा। तो ये एक्चुअली वैल्यूज ही है जो आदमी को गाइड कर रहा होता है हर समय। बात समझ गए स्टूडेंट? तो वैल्यूज एक्चुअली एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, समझे? इट इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल जो हर समय हमें गाइड कर रहा होता है। क्यों गाइड कर रहा होता है? ताकि हम एक्शन करें वो हमारा डिजायरेबल हो, हमारा एक्शन का कुछ मीनिंग हो। आर यू गेटिंग मी? सो देखते हैं वैल्यूज। Values are nothing but it is a principle. Your beliefs. Values are your principle. सिद्धांत है आपका, वो क्या है? आपका सिद्धांत है, आपका बिलीव्स है, करेक्ट? और आप इसको करके आप चाहते हो कि आपका एक्शन क्या हो? गुड हो, डिजायरेबल हो। आपका एक्शन कैसा हो? गुड हो, डिजायरेबल हो, और उसमें पॉजिटिविटी रहे, उस एक्शन के अंदर पॉजिटिविटी हो, उस एक्शन के अंदर पॉजिटिविटी हो। बात समझे? और एक्शन में कुछ मीनिंगफुल आए चीज, आप उसको मीनिंगफुल देना चाहते हो, आप एक्शंस को एक दिशा देना चाहते हो। तो जो भी ये आपका प्रिंसिपल है, जो भी ये आपका गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये किस लिए है? ताकि आपका एक्शन क्या हो? डिजायरेबल हो, अच्छा हो आपका एक्शंस। हाँ, वैल्यूज है तो नेगेटिव वैल्यूज भी होगा, तो पॉजिटिव वैल्यूज है तो नेगेटिव वैल्यूज भी होगा स्टूडेंट। और नेगेटिव वैल्यूज क्या करता है? हमें ठीक विपरीत दिशा में हमें पुश कर रहा होता है। विपरीत दिशा में पुश करने का मतलब क्या है? एक्चुअली आपका जो डेवलपमेंट है उसका एक तरह से हिंड्रेंस के रूप में क्रिएट कर रहा है आपको। इट गिव्स यू द हिंड्रेंस। और आप जो चाह रहे थे कि आपका एक्शन गुड हो, डिजायरेबल हो, आपका एक्शन में पॉजिटिविटी हो, वो सब चीज़ मिसिंग हो जाएंगे। तो इसलिए वैल्यूज जो है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने कहा, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे गौतम बुद्ध हुए हों, इसलिए तो डायरेक्ट साफ साफ इस सिलेबस में लिखा गया कि ह्यूमन वैल्यूज, लेसन फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो जाहिर सी बात है कि हमें वो सब वैल्यूज सीखना है। किससे? बड़े बड़े लीडर से सीखना है, बड़े बड़े रिफॉर्मर से सीखना है, करेक्ट, और बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर से सीखना है। वो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सीखना है? फॉर व्हाट रीजन? ताकि हमारा जो वर्क हो, हमारा जो एक्शन हो, वो क्या हो? गुड हो। चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे गुड हो, चाहे वो आपका सोसाइटी लेवल पे गुड हो, वो डिजायरेबल हो, ताकि बाकी लोग भी उस चीज़ को अप्रिशिएट कर सके। अब मर्डरर का जो वैल्यूज होगा वो क्या डिजायरेबल हो सकता है? हो सकता है उसके लिए डिजायरेबल हो, बट इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी इट कैन नेवर बी अ डिजायरेबल फॉर द होल। कभी नहीं हो सकता है ना, समझ रहे हो ना? एंड पॉजिटिविटी, आपके वैल्यूज के अंदर पॉजिटिविटी होना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स का हम बात करेंगे, जब चर्चा भी करते हैं तो ग्रेट लीडर्स अपने पॉजिटिविटी के लिए ही जाने जाते हैं, है कि नहीं? बताओ तो। भगत सिंह भी पॉजिटिविटी के लिए ही जाने जाते हैं कि इतने कम एज में उन्होंने शहादत दे दिया अपने देश के लिए, है कि नहीं? बताओ। तो ये जो वैल्यूज के वजह से आपके एक्शंस में एक मीनिंग निकलता है, एक उसको मीनिंग मिलता है। यदि वैल्यूज नहीं हो और आप एक्शन किए जा रहे हो तो इट विल नॉट गिव यू द सेंस, वो मीनिंग नहीं देगा। तो एक्शंस को मीनिंगफुल बनाने में, एक्शंस को दिशा देने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका है? प्रिंसिपल्स का है, बिलीफ का है। वही क्या है? वैल्यूज है। होप सो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब यहां पे देखते हैं, देखो, वैल्यूज कैन बी प्रोस्क्रिप्टिव, सही बात है ना? वैल्यूज प्रोस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और इट कैन बी योर प्रिस्क्रिप्टिव ऑल्सो। ये पहले भी हम लोग जान चुके हैं स्टूडेंट, इफ आई एम करेक्ट। दोनों ही हो सकता है। बहुत सारे वैल्यूज को कहा जाता है कि आप इसको इनकलकेट करो, इसको फॉलो करो, और बहुत सारे वैल्यूज को बिल्कुल फॉलो मत करो, है ना? यदि फॉलो करोगे तो हो सकता है पनिशमेंट भी मिले आपको।
तो इसको हमेशा प्रिस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि पॉजिटिव वैल्यूज़, यू हैव टू डू इट, इसके लिए इंकरेजमेंट मिलता है सोसाइटी से, आप करो। अब दूसरे का हेल्प करना है तो इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकता है? सिंपैथी, ऑनेस्टी, कंपैशन, दिस ऑल आर प्रिस्क्रिप्टिव वैल्यूज़, ये हमें करना चाहिए। हाँ, प्रोस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है? जो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कि तुम क्राइम कर रहे हो, आपके अंदर नेगेटिविटी है, तो इसको नहीं करना चाहिए। क्या है तुम्हारा? नॉट टू बी फॉलो, नॉट टू बी फॉलोड, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए हमें। समझ गए ना? हाँ, वैल्यूज कैन बी योर टू टाइप। देखो, वैल्यू को डिवाइड करने का बहुत तरीका है स्टूडेंट। अभी मैं क्लासिफिकेशन पे भी आऊँगा, क्योंकि आज का हम लोग का जो चर्चा है वो वैल्यूज़ पे ही है। समझ गए ना? वैल्यूज़ को समझेंगे, फिर ह्यूमन वैल्यूज़ को समझेंगे। तो अब देखो, वैल्यूज़ जो है स्टूडेंट बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली दो भाग में अभी फिलहाल के लिए डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी वैल्यूज़, प्राइमरी वैल्यूज एंड सेकेंडरी वैल्यूज, एंड सेकेंडरी वैल्यूज। अब जैसे देखो, प्राइमरी वैल्यूज का मतलब क्या है? प्राइमरी वैल्यूज का मतलब ऐसा है कि जो कभी चेंज ही नहीं हो सकता है, जो है सो है, यू हैव टू फॉलो इट, वो आपको फॉलो करना है। जैसे ऑनेस्टी कभी चेंज हो सकता है क्या? चाहे आप भारत में रहो, चाहे आप न्यूजीलैंड में रहो, ऑनेस्टी इज ऑनेस्टी। नहीं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। केवल भारत के लिए नहीं बोला जाता, पूरे दुनिया के लिए बोला जाता है ये चीज़। क्या कंपैशन कभी चेंज हो सकता है क्या? कंपैशन रिमेन्स यूनिवर्सल ट्रूथ, वो यूनिवर्सली ट्रूथ है कंपैशन। सिंपैथी, एम्पैथी, ये क्या है? सहानुभूति, ये क्या है? आपका यूनिवर्सली ट्रूथ है। बात समझे? जस्टिस, जस्टिस हर सोसाइटी में ही चाहिए, भले वो सोसाइटी उस लेवल का हो या नहीं ना हो, वो दूसरा विषय है। हाँ, क्यों नहीं? चाइना में नहीं चाहिए होगा जस्टिस, ये अलग बात है कि चाइना में मिलता है नहीं मिलता, वो विषय दूसरा है। तो जस्टिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, इक्वलिटी इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, मिले नहीं मिले वो विषय दूसरा है स्टूडेंट। तो जो भी चीज़ सत्य है और जो लगातार सेमी रहे, जो क्या बोलते हैं, हमेशा जो सत्य है, आई मीन जो हमेशा यथार्थ सत्य है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, वो सभी क्या है? प्राइमरी वैल्यूज है। वो जगह चेंज हुआ इसका मतलब नहीं कि कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, वो सेम रहेगा। बात समझे? रिमेन्स द सेम, दैट इज योर प्राइमरी वैल्यूज। तो लिखो, प्राइमरी वैल्यूज आर दोज वैल्यूज दैट रिमेन सेम, ये हमेशा सेम रहेगा, नेवर चेंज। हाँ, नेवर चेंज, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, लाइक जस्टिस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, सो ऑन, बहुत कुछ हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पे। हाँ, सेकेंडरी वैल्यूज क्या है? सेकेंडरी वैल्यूज कैन बी चेंज्ड, ये चेंज हो सकता है सेकेंडरी वैल्यूज। अब देखो, सेकेंडरी वैल्यूज जैसे किसी का कल्चरल ट्रेडिशंस चेंज हो सकता है ना, किसी का आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी से भी बहुत सारा वैल्यूज आता है ना जी, वो चेंज हो सकता है आपका। पॉलिटिकल फिलोसॉफी कैन बी चेंज्ड, हो सकता है आप मार्क्स को मानने वाले होंगे, तो हो सकता है कि आपके जो विरोधी है वो दूसरे को मानने वाला हो। रिलीजियस ट्रेडिशंस, आपका रिलीजन बिलीफ कुछ और हो सकता है, एक हिंदू का रिलीजन बिलीफ कुछ और हो सकता है, इस्लाम का कुछ और हो सकता है, जो वैल्यूज वहां से आ रहा है। दिस ऑल आर योर सेकेंडरी वैल्यूज दैट कैन चेंज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स, दैट कैन चेंज, ये चेंज हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, ट्रेडिशनल बिलीफ, पॉलिटिकल फिलॉसफी, वही पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब ही आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी। हाँ, आपका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ तो। जैसे आप एक कोई टीचर है तो टीचर विल फॉलो डिफरेंट वैल्यूज, डॉक्टर विल फॉलो डिफरेंट वैल्यूज, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड।
प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रिलीजियस बिलीफ्स, समझ रहे हो स्टूडेंट? दैट विल सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज हो जाएगा, डिपेंड करेगा किस माहौल का बात कर रहे हैं, कौन सा ट्रेडिशनल बात। जैसे एग्जांपल देखो, बिहार जो प्रांत है यहाँ पे छठ पूजा मनाया जाता है, करेक्ट। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे छठ पूजा नहीं मनाया जाता है, तो ये आपका सेकेंडरी वैल्यूज़ के अंदर आ जाएगा, समझ गए ना। पॉलिटिकल फिलॉसफी इज इक्वल टू योर आइडियोलॉजी। कई लोग ओशो को मानने वाले हैं, कई लोग जान रहे हो कार्ल मार्क्स को भी मानने वाले होते हैं, अलग अलग फिलॉसफी है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड देखो, प्रोफेशनल अलग अलग प्रोफेशन में रहोगे तो अलग अलग आपका वैल्यूज़ फॉलो करना होता है। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जैसे एक डॉक्टर का जो प्रोफेशनल एथिक्स होगा, एथिक्स इज नथिंग बट इट इज़ अ वैल्यूज़, कंफ्यूज मत हुओ। जो एथिक्स का हम जो बात करते हो, एथिक्स कुछ नहीं, वैल्यूज़ ही है। ऑनेस्टी इज वैल्यू, उसको करो प्रैक्टिस, ऑनेस्ट हो जाएगा एथिक्स, उसको करो। आखिर वैल्यूज़ में मोरल वैल्यूज़ आया, बात समझ रहे हो ना? सब जितना भी ये टॉपिक है वैल्यूज़ ही है पूरा। एथिक्स इज इक्वल टू वैल्यूज़। कैसे उसको इनकलकेट कर रहे हो, कैसे उसको फॉलो कर रहे हो। तो ये जितने भी बच्चे लोग, नहीं लग रहा है तुमको चेंज हो सकता है समय के साथ साथ, प्लेस टू प्लेस, डैट कैन चेंज, समझे? इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है। इसमें लिख दो डैट कैन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, प्रोफेशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। आपका जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स आइडियोलॉजी, उसके हिसाब से चेंज हो सकता है। इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आइडियोलॉजी, आपका जो आइडियोलॉजी, उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा वैल्यूज सब। रिलीजियस बिलीफ जानते हो, है ना? किस कस्टम को फॉलो करते हो, किस रिलीजन को फॉलो करते हो, आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्रिश्चियनिटी का जो फॉलो करने का तरीका अलग होगा कि नहीं होगा, बताओ, एज कंपेयर टू हिंदुइज्म। बात समझ गए ना स्टूडेंट? तो देखो, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स है, बिलीफ्स हैं, प्रेफरेंसेस है, इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, प्रेफरेंसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको पसंद है, प्रेफरेंसेस, हाँ, जिसके वजह से हम लोग एक्शंस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक्शंस हमारा क्या हो, डिजायरेबल हो, गुड हो, पॉजिटिविटी हो हमारे एक्शन में, तभी जाके एक्शंस का सेंस क्रिएट होगा, मीनिंग क्रिएट होगा, तब एक्शन जाके आपका मीनिंगफुल बनेगा, समझ गए ना? हाँ, वैल्यूज प्रोस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, प्रिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। प्रोस्क्रिप्टिव का मतलब है कि आपको ये तरह का वैल्यूज फॉलो नहीं करना है, नेगेटिव वैल्यूज फॉलो नहीं करना है। हाँ, प्रिस्क्रिप्टिव होगा तो यस, इनकरेजमेंट मिलेगा कि यस ये फॉलो करो, क्योंकि वो सोसाइटी की नज़र में वो ठीक वैल्यूज है। हाँ, वैल्यूज कैन बी डिवाइड इनटू प्राइमरी वैल्यूज एंड सेकेंडरी वैल्यूज, समझ गए ना? अब देखो, वैल्यूज कैन बी डिवाइड इनटू इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक। अब यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन है, देखो, वैल्यूज हमारा इंट्रिंसिक भी हो सकता है, इंट्रिंसिक वैल्यूज वर्सेस एक्सट्रिंसिक वैल्यूज। चलो लिख लो पहले इसको। अच्छा, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है बताओ जरा? अंदर का ना, इंटरनल ना, हम लोग पढ़े हैं ना साइंस में, इंटरनल। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर का। तो देखो, ज़्यादातर ना लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को फॉलो करते हैं, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो एवर लास्टिंग होता है, और जो एक्सट्रिंसिक वैल्यूज होता है वो कभी एवर लास्टिंग नहीं होता, वो बदल सकता है आपका, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, आपके अंदर ऑनेस्टी वाला गुण है, लेट्स से आपके अंदर लीडरशिप का प्रॉपर्टी है, आपके अंदर लॉयल्टी है, इट विल रिमेन, और पीपल लाइक करेंगे इसको, बहुत पसंद करेंगे ये सब क्वालिटी को। पीपल लाइक, पीपल विल अप्रिशिएट, पीपल क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे ये सभी क्वालिटी को। पीपल विल अप्रिशिएट योर दिस क्वालिटीज, इंट्रिंसिक का समझ। अब और किसी, अब सोचो किसी आदमी के अंदर ऑनेस्टी है, पसंद नहीं करेंगे लोग क्या?
किसी आदमी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा आपको। नहीं, किसी आदमी के अंदर देखो लॉयल्टी है, तो लॉयल्टी चीज़ ही ऐसा है कि जो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा लोगों को। किसी आदमी के अंदर कंपैशन है, बहुत पसंद करेगा, बोलेगा वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है ना। तो ये आपका इंट्रिंसिक है और ये आपके अंदर रहेगा और इसको लोग अप्रिशिएट करेंगे। बट एक है एक्सट्रिंसिक वैल्यूज, इसके मतलब जो बाहर से दिखे। जैसे बाहर से क्या क्या चीज़ दिख सकता है आपका? वेल्थ, वेल्थ इज ऑल्सो योर वैल्यूज। स्टेटस, समझ गए ना क्या बोली? एम्पैथी कहाँ से होगा? ये जो वेल्थ है, स्टेटस है, ये क्या है आपका? दिख जाता है। मैं ये सेम रहेगा हमेशा? नो, सब्जेक्ट टू चेंज, सब्जेक्ट टू चेंज है, ये चेंज हो जाएगा। एम्पैथी, बच्चे लोग दिमाग काम नहीं कर रहा है तुम लोग का क्या? मैंने क्या बोला? एम्पैथी यहाँ पे होगा। एम्पैथी हमेशा अप्रिशिएट करेगा लोग सब। किसी आदमी को देखोगे, गरीब को कोई खाना खिला रहा है, हाँ साईं बाबा वाला यहाँ खिलाया जाता है ना एक जगह पे, हाँ साईं की रसोई है, बहुत ही फेमस है, बहुत कम दाम में, लगभग ना के बराबर, वो पीडीएस वाला ही व्यवस्था है वो भी पैसा बिल्कुल नहीं लिया आता है, 1-2 रुपया ऐसे ही, 5 रुपये से नीचे ही होगा, ऐसे कुछ होगा। दे आर डूइंग वेरी ग्रेट वर्क, ये ग्रेट वर्क है। देखते हैं लाइन लगा रहता है और देख के अच्छा लगता है कि देखो इतना महंगाई के ज़माने में, जहाँ फूड इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, तेल का दाम इतना महंगा हो चुका है, नहीं एक पार्ले जी लेने में भी 5 रुपया लगता है, तो ऐसे परिस्थिति में भी बहुत सारे लोग हैं जो कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी के साथ आके लोग खाना खिला रहे हैं। सब अप्रिशिएट करेगा। देखो हम खाना नहीं खाएं फिर भी अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, लोग देखेंगे कि वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यही तो चाहिए। तो हाँ, मगर ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू जरूरी नहीं कि हर समय आपका वो होगा। आपका जो स्टेटस है, क्या भरोसा, आज आईएएस हो कल के दिन में नहीं रहोगे, आज धनवान हो के क्या भरोसा कल के दिन में नहीं रहोगे। सब्जेक्ट टू चेंज। और जरूरी नहीं है कि पीपल अप्रिशिएट करे आपको, जरूरी नहीं है। कोई रईस आदमी है तो जरूरी थोड़ी है कि उसको अप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ, वो ईमानदार है तो अप्रिसिएशन मिलेगा उसको, जरूर मिलेगा। हाँ, रईस आदमी को भी अप्रिसिएशन मिलता है, मगर वो रईसी की वजह से नहीं मिल रहा है अप्रिसिएशन, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से ही मिल रहा है, ये भी बात समझ लेना। और क्यों नहीं, रईस आदमी लोग हम्बल नहीं होते हैं क्या? उन लोग के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है ना। एक बहुत अच्छा यूट्यूब पे आता है ना छोटा सा वीडियो, जो खानदानी रईस है उसका मिजाज अलग होता है, और जो अभी अभी जो रईस बना है उसका मिजाज से पता चल जाएगा। ये बात सही है, सही है ना, वो सब चीज़ बताएगा। देखो देखो इतना का लिए घड़ी है, इतना का, देख रहे हो ना अच्छा हम पहने, हम बोल नहीं रहे, बता रहे हैं क्यों, कभी घड़ी लिए नहीं थे, थोड़ा सा अंदर से तो मारेगा ना। हाँ, तो वो फिर एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ है, वो सब बात समझो, ऐसे फालतू में नहीं दिए एग्जांपल, वो सब एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ है, वो अप्रिशिएट नहीं करेगा। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। देखो आज भी गांधी जी को पसंद किया जाता है बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी, और सब गांधी जी को ही कॉपी करता है सब लोग। हाँ देखो ना, सब लोग गांधी जी को ही कॉपी करता है, जितने भी पॉलिटिशियन है गांधी जी को पढ़ो जाके अच्छे से, यदि पॉलिटिशियन बनना है तो। सिंप्लिसिटी क्या होता है, गांधी जी से बेस्ट एग्जाम्पल, गांधी जी से एग्जाम्पल दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है सिंप्लिसिटी के मामला में। जो बैरिस्टर कपड़ा जान रहे हो ना, पूरा काला कपड़ा पहन के आपको लॉ प्रैक्टिस करना है, वो बैरिस्टर ने वो कपड़ा को छोड़ दिया है, टाई सूट है ना, सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, वो सब चीज़ छोड़ दिया, अब धोती कपड़ा में आया कन्हैया देश को एक करने को। तो इससे बढ़िया क्या क्या चीज़ हो सकता है। और गांधी जी वही बोलते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गांधी जी। अब देखो, जिस देश में इतना गरीबी हो, उस देश में कोई टाई बूट पहन के घूमे अच्छा नहीं लगता है। एंड यू आर क्लेमिंग दैट यू आर अ लीडर, तो लीडर तो आप आदमी का ना बन रहे हो, तो आदमी कैसा, किस मास को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका वेशभूषा होना चाहिए। ये सीखने वाला चीज़ है स्टूडेंट, ये हम लोग गांधी जी सीख सकते हैं। जीवन भर उन्होंने, देखो जनों को भी उन्होंने फेंक दिया बाहर ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लोग आरोप ना लगाए कि ब्राह्मणवाद वाले लोग सब हैं। तो देखो
उनका हर एक चीज़ देखोगे लाइफ में ना, जो वो उन्होंने किया है वो सब हमारे लिए, जनरेशन के लिए ना एक प्रेरणा है। बस दिक्कत क्या है, हमेशा कहता हूँ दिक्कत ये है कि लोग जो कम पढ़ते हैं गांधी जी को, जो गांधी जी के बारे में नहीं जानते हैं, वो हमेशा गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं। जो गांधी जी को जानेंगे तो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। कई बार सिचुएशन आदमी के लाइफ में ही देखो ना, तुम लोग घर में बैठे हुए हो, कई बार ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे तुम भी गलत डिसीजन दे देते हो। अब वो चीज़ का पकड़ के रख ले आदमी, और यहाँ तो बात है इतना परिवार का, एक पूरा कंट्री का। तो जब कंट्री को साथ में लेके चलना होता है तो कहीं ऐसे बहुत सारे जगह होता है जहाँ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्या कंप्रोमाइज़ क्या किसी लीडर ने नहीं किया अभी तक? हर लीडर ने ही कंप्रोमाइज़ किया है। ठीक से देखो हिस्ट्री, जो जितने बड़े लीडर है वो उसको उतना ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बात समझे? इसलिए हमें ग्रेट लीडर से सीखना चाहिए। और गांधी जी से क्या, सेल्फ बिलीव से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। गांधी जी का जो पहला भाषण था, लोग जुटे ही नहीं थे गांधी जी के फर्स्ट भाषण में। ऐसे देखो नॉर्मल जो आदमी रहेगा, तो नॉर्मल आदमी कैसा रहेगा कि एक जो भाषण दी है, क्राउड नहीं जुटा तो आदमी छोड़ देगा, बोलेगा कि हमारे लायक है ही नहीं है। और देखो वही बापू बन गए बाद में जाके। सेल्फ बिलीव अपने अंदर, और अपना जो टैक्टिस है, अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको लेके चलना, ग्रेट थिंग ना। अब देखो तुम एनसीएम का उठा के देख लो बच्चे लोग, एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखो, तुम क्विट इंडिया मूवमेंट देखो, उससे पहले तुम सीडीएम देखो, एवरीवेयर यू कैन फाइंड द स्ट्रैटेजी ऑफ गांधी जी। आपको हर समय गांधी जी डोमिनेट कर रहे थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को। गांधी जी का तो पूरा एक अध्याय ही है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, गांधीयन फेस। जैसे गांधी जी आएंगे वहाँ से गांधीयन फेस स्टार्ट हो जाएगा टिल 1947। तो इतने बड़े लीडर हुए हैं भारत से। और देखो आज भी इतने अच्छे से बताया जा रहा है उनके बारे में, कितना रिसर्च होता है उनके बारे में। हाँ, विवाद में इसलिए भी रखते हैं ताकि मार्केट भी क्रिएट हो, सिंपल बात है। और क्या है, मैं ऐसे लोग को, धर्मात्मा हुए, ऐसे लोग को पूजना चाहिए, समझे, पूजना चाहिए। समझ गए ना? दिस ऑल आर योर इंट्रिंसिक वैल्यू दैट विल अप्रिशिएट। समझे? एक्सट्रिंसिक क्या है? वेल्थ हो गया, स्टेटस हो गया, सब्जेक्ट टू चीज, ये चेंज हो सकता है। होप सो समझ में आ गया होगा वैल्यूज क्या है स्टूडेंट। कोई पूछेगा बता दोगे ना? हाँ, अब और भी बनाते हैं इसको। लिख लो इसको। बाय द वे आज नेहरू जयंती है, तो सभी विद्यार्थी जो यहाँ पे बैठे हुए हो और जो यूट्यूब पे देख रहे हो, सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा बधाई है नेहरू जयंती पे। जानते हो नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है भारत में, राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस से पहले भी इंडिविजुअल सत्याग्रह में उनका रोल देखो, है ना, किस तरह भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद इतना इलिटरेसी था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा डेवलप किए वो, जब तक रहे देश के लिए ही सेवा किया है। बिल्कुल ऐसे वीर पुरुष का हमेशा गुणगान होना चाहिए। आपका फर्ज है, यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एटलीस्ट गिव रेस्पेक्ट टू फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स पे भी यदि तुम लोग को शक हो रहा है तो सोचो कि दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक से, सही दिशा में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। फ्रीडम फाइटर्स ने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया हो, चाहे इस अमाउंट में हुआ हो या फिर इस अमाउंट में हुआ, और नेहरू जी सबका तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री को बनाने में। जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के, तो हमें तो नाज होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर पे। जो पहला प्रेसिडेंट हुआ है भारत का, उस पर नाज होना चाहिए हिंदुस्तान को, नहीं होना चाहिए क्या? फर्स्ट है, कोई भी फर्स्ट एक समझ रहे हो, पीढ़ी को प्रेरणा देता है वो। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बी आर अम्बेडकर देखो, अभी तक प्रेरणा का स्रोत है वो। तो आज नेहरू जयंती है स्टूडेंट। और नेहरू जी किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? नेहरू जी कंपैशन के लिए जाने जाते थे, चाचा नेहरू।
चिल्ड्रन, बहुत चिल्ड्रन से बहुत अफेक्शन था उनको, बहुत प्यार था चिल्ड्रन से। देखो चलो वैल्यूज। अच्छा, अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। लिख लो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। वैल्यूज के क्या क्या गुण होते हैं। ऑलमोस्ट वही बात है जो हम लोग कर रहे थे, वैल्यूज जान लिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी जान लोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज, देखो वैल्यूज क्या है, एक तरह से इंटेंशन है। इट इज योर इंटेंशन फॉर व्हाट, क्या चीज के लिए इंटेंशन है, फॉर योर डिजायरेबल गोल। वही चीज जो बताया स्टूडेंट, ताकि आपका जो गोल हो, गोल मतलब आप जो आपका एक्शन हो वो डिजायरेबल हो, वो अपने पास से भटके नहीं है। वर्चू सुने हो ना स्टूडेंट तुम लोग, वर्चू और वाइस सुने हो। यदि हिंदी में कहा जाए तो वर्चू मतलब होता है पुण्य और वाइस का मतलब होता है पाप। मतलब हिंदी में एक ट्रांसलेशन उसका बता रहे हैं। देखो जितने भी पहले तो चलो पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज देखते हैं। देखो वैल्यूज कैन बी डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। यहाँ पे भी वैल्यूज डिवाइड हो सकता है, हाँ, कि उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। तो पहले देखते हैं हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज एंड नेगेटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज एंड हियर नेगेटिव वैल्यूज। देखो पॉजिटिव वैल्यू में क्या क्या हो सकता है, ऑनेस्टी, करेक्ट, लीडरशिप, सिंपैथी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, लॉयल्टी वगैरह सब भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दिस आर पॉजिटिव वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यू देखो, नेगेटिव वैल्यू क्या क्या हो सकता है बताओ तुम लोग। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, जेलसी इज योर नेगेटिव वैल्यूज। जलना नेगेटिव वैल्यू है ना कि पॉजिटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यूज है। समझ गए ना, ये सब तुम्हारा नेगेटिव वैल्यूज हो गया। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, और ये बहुत सारा हो सकता है उसमें, वही एनवियस होना मतलब जेलसी है। अब यहाँ पे देखो जो पॉजिटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यूज को हम लोग वर्च्यू भी कहते हैं। पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग वर्च्यू भी कहते हैं। एंड सिमिलरली नेगेटिव वैल्यूज को हम लोग वाइस भी कहते हैं, वाइसेस। बट स्टिल देयर आर डिफरेंसेस। पहले इसको लिख लो, समझो ये क्या बोलना क्या चाहते हैं हम। देखो स्टूडेंट यहां पे समझो पॉजिटिव वैल्यूज। अब देखो जितने भी तुम लोग वैल्यूज देख रहे हो ना, ये ज़्यादातर तुम्हारा एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हमेशा थ्योरी होता है, मानते हो ना। ऑनेस्टी इज ऑलवेज योर थ्योरी, इंटीग्रिटी इज ऑलवेज अ थ्योरी। जब इसी थ्योरी को हम प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग निभा रहे होते हैं, बात समझे, ये जो पॉजिटिव वैल्यूज को आप लागू कर रहे हैं तब वो जाके वर्चू बनता है। जब नेगेटिव वैल्यूज को आप लागू कर रहे हैं तो वो क्या बनता है, वाइसेस बनता है। तो अंतर यही है दोनों में कि ऑल्दो वी कैन से पॉजिटिव वैल्यूज इज इक्वल टू वर्चू, बट ये जो पॉजिटिव वैल्यूज है ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। और इसके कंफर्मेशन में जब प्रैक्टिकलिटी किया जाए, जब एक्शंस पे उतारा जाए, उसको सिद्ध ध्यान में लेते हुए, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चू बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं ये प्रैक्टिकल है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि वर्चू आर द प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज। बात समझ गए? समझ में आया तुम लोग को क्या बोल रहे हैं? यहां पे देखो,
यहाँ पे भी सिमिलरली नेगेटिव वैल्यूज, इट इज ए थ्योरी, ये थ्योरी है। और वाइसेस क्या है आपका? प्रैक्टिकल है। यानी कि दिमाग में पहले से सिद्धांत क्या है? लेट्स से एंगर, एंगर इज अ वैल्यूज, और एंगर को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो जाएगा? वाइज बन जाएगा। बात समझे? ठीक, लिख लो इसको। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, वैल्यूज सीखते कहाँ से? देखो वैल्यूज हम लोग बहुत जगह सीखते हैं, नहीं? वी लर्न वैल्यूज फ्रॉम लॉट ऑफ सोर्सेस। अब देखो, सबसे पहले जो सोर्सेस है, स्टार्टिंग का जो सोर्सेस है स्टूडेंट, वो हमारा घर ही है, हमारा फैमिली ही है। फैमिली है, फ्रेंड्स है, करेक्ट, नेबरहुड है, पड़ोसी से भी सीख रहे होते हैं, नेबरहुड है, ठीक है, सोसाइटी से सीख रहे होते हैं ना, सीख रहे होते हैं ना हम लोग आसपास से। और ये इसलिए कहते हैं कि बच्चे लोग को ना सही माहौल में पढ़ाना चाहिए, सही माहौल में बढ़ाना चाहिए। यदि शुरू से बदमाशी वाला चीज़ सीखेगा तो वैल्यूज भी निगेटिव ही हो जाएगा। देखते हो कई बच्चे लोग बहुत बोलने में बहुत होशियार होता है कई बच्चा लोग वायरल होता है ना जो ज़्यादा बोलता है, जानते हो ना, एक दो बच्चा ऐसा है अपने राज्य का, समझ गए? अब ज़्यादा क्या उसको हम फेमस करेंगे, या वो तो ऑलरेडी फेमस है, तो उसका एग्जाम्पल तुम लोग क्यों देना मुझे? समझ जाओ। सोर्सेस फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड, सोसाइटी, अनगिनत सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है ना? आप जो फिलोसोफर को पढ़ोगे वो भी सोर्सेस हो सकता है। तो आप वैल्यू सीखे कैसे? आप वैल्यू सीखे लर्निंग से, आपने सीखा है वो चीज़, लर्न किया है आपने, लर्निंग से सीखा है आपने एक्सपीरियंस से सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, एक्सपीरियंसेस। अब अलग अलग केस स्टडीज सॉल्व करोगे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज स्टूडेंट, तो उससे सीखोगे वैल्यूज, है ना? और चूंकि बचपन से ही आप इसका एक हिस्सा रहे हो, तो फैमिली ने आपको कुछ सिखाया, फ्रेंड्स ने सिखाया कुछ अच्छा चीज़, कुछ पड़ोसी ने सिखाया, कुछ सोसाइटी ने सिखाया, कुछ किताब ने सिखाया, कुछ शिक्षक ने सिखाया। एंड टीचर इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू द सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज। हाँ, टीचर देखो, अब्दुल कलाम का भी तो मानना था ना कि किसी भी बच्चे को ऊंचाई तक पहुंचाने का 3 पिलर होता है। कोई बच्चा यदि भविष्य में कितना तरक्की करेगा तो वो 3 चीज़ पे निर्भर है, एक माता पे, एक पिता पे, और उसके बाद एक शिक्षक पे। यदि ये 3 चीज़, यानी कि 3 एलिमेंट ठीक से एक बच्चे पे काम करे तो बच्चा का भविष्य बहुत बेहतर हो सकता है और वो बहुत पॉजिटिव वैल्यूज के साथ जीवन में आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन था कि नहीं था? ऐसा था क्वेश्चन? किसने कहा था ये? हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, प्रेसिडेंट, मिसाइल प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उनको। स्टूडेंट बताओ, उनसे वैल्यूज नहीं सीख सकते हो क्या? हाँ, किस परिवेश में वो आए हैं? तमिल में पढ़े हैं वो, यहाँ बच्चा लोग अंग्रेजी का पूरा देता है। हाँ, नीचे साउथ में तमिल के है वो। हाँ, मलयाली में भी पढ़े हैं। इंग्लिश नहीं जानते थे वो, इंग्लिश तो बहुत बाद में उन्होंने किया है। देखना उनका बोलने का जो तरीका है, पूरा संगम का जो पॉइंट है उसका रेफरेंस देते हैं कि बारे में। यूरोपियन यूनियन में उनका भाषण था। अरे बच्चा लोग देखता होता नहीं है तुम लोग? यूरोपियन यूनियन में उनका बहुत अच्छा भाषण था, और वही भाषण को उठा के पूछ लिया सिविल सर्विस में। राइचसनेस जो एक है उनका, वो सेम टॉपिक यूपीएससी में पूछ लिया। तो गधा लोग, कुछ देखता नहीं है, सही वाला चीज़ तो देखेगा नहीं तुम लोग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज समझ गए ना? तो यस, वी कैन लर्न फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड, सोसाइटी, या फिर जितने भी बड़े बड़े लीडर्स का बात की हैं उससे आप सीख सकते हो, है ना? एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो। ये सभी चीज़ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। होप सो समझ में आ गया होगा। हाँ, वर्च्यू और वाइस में क्या अंतर है, वर्च्यू और पॉजिटिव वैल्यू में क्या अंतर है, हाँ, वाइसेस और नेगेटिव वैल्यूज में क्या अंतर है, आई होप पता चल गया होगा तुम लोग को। चलो, तो सेकंड टॉपिक कवर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज कंप्लीट हो गया ना? अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज को क्लासिफाई करते हैं।
अच्छा ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज, देखो एक चीज़, एक पॉइंट और लिखाना मैं चाहूँगा। आखिर जब हम वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं स्टूडेंट, वैल्यूज़ को फॉलो करने का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ का मतलब हुआ। जब पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम लोग फॉलो करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिल रहा होता है, वी गेट लॉट ऑफ थिंग्स। क्या मिलता है हमें? हमें प्रोफेशनल एक्सीलेंस मिलता है। यस, हम जैसे मान लो कि कोई भी प्रोफेशन का आदमी पॉजिटिव वैल्यूज़ को इनकलकेट कर रहा है, उसको लेके चल रहा है, तो उसका जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगा उसका। आर गेटिंग में, समझ पा रहे हो हमको? तो उसका प्रोफेशनल एक्सीलेंस और बढ़ जाएगा जितना वो वैल्यूज़ को फॉलो करेगा। दूसरी बात है इनर पीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर पीस, अंदर से शांति मिलना। देखो कहते हो ना तुम लोग कि जब हम गरीब को खाना खिलाते हैं तो हमको बहुत अंदर से संतुष्टि मिलता है। यस, यू विल गेट इनर सेटिस्फैक्शन। कैसे मिल सकता है ये इनर सेटिस्फैक्शन? क्योंकि आप पॉजिटिव वैल्यूज़ को क्या कर रहे हो, उसको उतार रहे हो, आप पॉजिटिव वैल्यूज़ को इंप्लीमेंट कर रहे हो अपने वर्क में। यू विल गेट इनर सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, ये सभी चीज़ मिलता है आपको। समझ गए ना? तो ये बहुत पीस, देखो इनर पीस कहो या फिर तुम कह सकते हो पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड जब शांत रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे। सही बात है कि नहीं है? यदि माइंड आपका शांत नहीं है तो आप कुछ चीज़ नहीं करोगे, आई मीन कुछ वर्क नहीं करोगे। तो इनर सेटिस्फैक्शन के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए वी हैव टू फॉलो द वैल्यूज एंड दिस आर ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। मिटा दें, लिख लो इसको। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। आखिर वैल्यूज को कैसे क्लासिफाई किया जाए, कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया जाए इसको। देखो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो हम बताएंगे वही होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल तुमको क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज कभी नहीं पूछने वाला है सिविल सर्विस में। बस जो अलग अलग पॉइंट है वहाँ से लो और वैल्यूज का दायरा और बढ़ाओ। बात समझे? तो फर्स्ट वन इज ब्रॉडर क्लासिफिकेशन। ब्रॉडर क्लासिफिकेशन नंबर वन। नंबर टू is your hierarchical setup. Hierarchical setting. Number three is your organizational setting. Organizational values. And fourth one is nature of values. Nature of values. ठीक है, तो वैल्यूज को हम लोग चार भाग में डिवाइड कर सकते हैं, चार भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्या है तुम्हारा ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, दूसरा क्या है हायरार्किकल सेटिंग है या सेटअप है, तीसरा क्या है ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज है या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कह सकते हो, और लास्ट वन क्या है नेचर ऑफ वैल्यूज। और जैसे कि मैंने कहा है कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप यदि ये टर्मिनोलॉजी भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि आपको सब चीज़ के बारे में यदि थोड़ा थोड़ा आइडिया हो तो जो भी 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा उसमें तुमको बहुत हेल्प करेगा। ये बात समझ गए ना? बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्टिंग विथ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन। ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। यदि ब्रॉडर मतलब बड़े लेवल पे, यदि बड़े लेवल पे देखोगे ना तो वैल्यूज कैन बी ब्रॉडर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन वैल्यूज कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं वैल्यूज को।
एक हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल वैल्यूज, और एक कह सकते हैं हम लोग सोसाइटल वैल्यूज या फिर कलेक्टिव वैल्यूज, एक ही बात है, कलेक्टिव वैल्यूज। समझ गए स्टूडेंट? क्या है? इंडिविजुअल वैल्यूज है और कलेक्टिव वैल्यूज है। अंतर क्या है? देखो, इंडिविजुअल वैल्यूज का मतलब है कि जो हम फॉलो कर रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं, हमारे लिए इंडिविजुअल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, जो कि आप अच्छा काम कर सको, डिजायरेबल वर्क कर सको, लोग आपको अप्रिशिएट कर सके। तो इंटीग्रिटी, आपके काम में कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टी, 100% ऑनेस्टी, सही बात है ना? यही ना होगा जी? हाँ, इंटीग्रिटी, कंपैशन, लव, होप सो समझ में आ रहा होगा। ये सब इंडिविजुअल आपका वैल्यूज। तो हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, समझ गए? ऑनेस्टी, कंपैशन। हाँ, कंपैशन कैन बी योर इंडिविजुअल वैल्यूज ऑल्सो एंड इट कैन बी योर कलेक्टिव वैल्यूज ऑल्सो। ये हो गया, यानी कि आप किस लेवल पे अपने आप को कैरी कर रहे हो। एंड दिस वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गाइड योर वर्क, टू गाइड योर जॉब, टू गाइड योर एक्शन। आपके एक्शंस को गाइड करने के लिए वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट अबाउट द कलेक्टिव वैल्यूज? कलेक्टिव वैल्यूज का मतलब जिसका रेलेवेंस सोसाइटी को लेके है, पूरा सोसाइटी में। देखो, सोसाइटी में जस्टिस चाहिए, यस, जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोसाइटी में आपका क्या चाहिए बताओ? जस्टिस हो गया, इक्वलिटी चाहिए, सोसाइटी में फ्रेटर्निटी चाहिए ताकि सोसाइटी अच्छे से कैरी हो सके। दिस आर द कलेक्टिव वैल्यूज। देखो, सोसाइटी में काम है कि नहीं जस्टिस? जस्टिस इज समझ रहे हो? जस्टिस चाहिए। कोई गलत काम हुआ है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो देयर मस्ट बी जस्टिस एंड इक्वालिटी। फ्रेटर्निटी रहेगा तभी सोसाइटी अच्छा रहेगा, तभी सोसाइटी का ढंग से निर्माण हो पाएगा। तो दीज आर द वैल्यूज विच आर रिलेटेड टू सोसाइटी एंड सो दे आर कॉल्ड कलेक्टिव वैल्यूज। और ये क्या है? इंडिविजुअल वैल्यूज। ये इंडिविजुअल लेवल पे आपको चाहिए। बच्चे लोग बाद में भूल जाओगे सभी चीज़, ब्लड हो जाएगा। बढ़िया से सुनो, अच्छे से लेक्चर सुनो अच्छे से। तो ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हुआ, समझे ना? इंडिविजुअल वैल्यूज एंड योर कलेक्टिव वैल्यूज। इंडिविजुअल वैल्यूज आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, और ये सभी वैल्यूज को कैरी करना चाहिए इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए डिजायरेबल वर्क, इन ऑर्डर टू गेट डिजायरेबल आउटकम्स। समझ गए? और ये कलेक्टिव वैल्यूज क्या है कि सोसाइटी को डिजायरेबल गोल तक पहुंचाने के लिए, ताकि सोसाइटी में कोई तरह का बात ना हो, सोसाइटी नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। तो देखो, नॉर्वे का सोसाइटी देखो कितना बेहतरीन है, क्राइम कितना कम है, तो वहाँ पे कलेक्टिव वैल्यूज बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा कलेक्टिव वैल्यूज वहाँ का। हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा है कि नहीं है वहाँ पे? भूटान का हैप्पीनेस इंडेक्स जानते हो? तो दे आर कलेक्टिव वैल्यूज। सब क्या है? कलेक्टिव वैल्यूज है। जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए, है ना? इक्वलिटी होना, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लिख लो, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार मिले सोसाइटी में, पार्टिसिपेशन होना चाहिए एंड सो ऑन। ऐसे अनेक को हो सकते हैं एग्जाम्पल। तो ये लिख लो, ये किसके लिए? इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए है स्टूडेंट, ये इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए है। हाँ, ताकि वर्क उसका डिजायरेबल हो सके। और ये तुम्हारा क्या है? एज अ होल कलेक्टिव, यानी कि सोसाइटी के लिए है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए है ये। समझ गए ना? लिख लो इसको तेजी से। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन की ओर चलेंगे। सेकंड क्या है? हायरार्किकल सेटिंग,
देखो हायरार्किकल सेटिंग क्या है, देखो हायरार्किकल सेटिंग। देखो इसमें भी दो ही चीज में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक कहेंगे टर्मिनल वैल्यूज और एक कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। अच्छा, टर्मिनल का मतलब क्या समझते हो तुम लोग, जरा बताना हमको। हाँ, टर्मिनल मतलब जो अंतिम छोर पे हो, एट द एंड हुआ। टर्मिनल मतलब एट द एंड, बोलते वहाँ टर्मिनल देख के चलना, एट द एंड। तो क्या हो सकता है टर्मिनल वैल्यूज मतलब, यानी कि कहने का मतलब है कि जब आप काम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो व्हाट यू आर गेटिंग एट द एंड, और क्या मिल रहा है। तो जो भी आपको वैल्यू एसोसिएटेड है टर्मिनल से, एट द एंड से, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल वैल्यूज करेंगे। बात समझे। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज का मतलब क्या है, जैसे देखो इंस्ट्रूमेंट, जैसे कलम है ये, हम जो लिखते हैं कार्य कर रहे हैं, तो कार्य क्या चीज से कर रहे हैं, कलम से कर रहे हैं, तो कलम क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। पेन इज योर इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर राइटिंग इज योर टर्मिनल वैल्यूज। तो कहने का मतलब है कुछ वैल्यूज के साथ हमें आगे बढ़ना है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क यू विल गेट सम वैल्यूज। जो आपको वैल्यूज मिलेगा लास्ट में वो टर्मिनल वैल्यूज होगा, बट जिस वैल्यूज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो वो वैल्यूज क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होगा। यही तुम्हारा हायरार्किकल सेटअप है कि आफ्टर बाद में तुमको ये मिलेगा, टर्मिनल वैल्यूज मिलेगा, मगर नीचे से इसके हेल्प से, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज के हेल्प से तुम वो कार्य कर रहे हो, इसलिए हायरार्किकल मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे होता है ना लाइन में। हाँ, समझ गए ना। तो यहाँ से आप करते करते आप यहाँ पहुँचोगे। तो पहले ये देखते हैं, अच्छा क्या क्या इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हो सकता है, किस तरह हमें काम करना चाहिए। कोई भी हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, कभी भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, तो किस तरह का वैल्यूज हम लेके चलते हैं। बिल्कुल ऑनेस्टी वाला कार्य लेके चलते हैं, डेडिकेशन लेके चलते हैं हम लोग अपने कार्य में, डेडिकेशन लेके चलते हैं। और बताओ, हाँ, प्रोफेशनलिज्म लेके चलते हैं हम लोग। और बताओ एथिक्स ऑफ केयर लेके चलते हैं ना, केयरिंग सिंपल लिख दो, केयरिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है कि नहीं है, जिम्मेदारी के साथ आगे कार्य को करना, इसे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। ऐसे अनेकों इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हो सकता है स्टूडेंट, इसको आप कैरी करके चल रहे हो। एंड रिजल्ट टर्मिनल, इसको लिख दो एंड वैल्यूज, ऐसे लिख दो एंड वैल्यूज। और इसको लिख दो मीन्स वैल्यूज, जो जर्नी में आपका यूज होता है, मीन्स वैल्यूज। क्या हुआ, टर्मिनल वैल्यूज, प्रोफेशनल एक्सीलेंस मिला ना, आप कर दिए, अंतिम में क्या हुआ कि आपका एक्सीलेंसी हो गया उस काम में। दूसरा क्या मिला आपको, यस, सेटिस्फैक्शन, इनर सेटिस्फैक्शन, यू आर गेटिंग हैप्पीनेस, वही आपको हैप्पीनेस मिला। यू आर गेटिंग वेल्थ, आपको पैसा मिला, समझ गए ना। हाँ, वेल्थ इज ए वैल्यूज, एक्सट्रिंसिक वैल्यू है कि नहीं है। हाँ, और क्या मिल सकता है आपको बताओ, प्रोफेशनल एक्सीलेंस मिला, इनर सेटिस्फैक्शन मिला, हैप्पीनेस, यस, सोशल रिकॉग्निशन मिला, यस, सोशल रिकॉग्निशन मिला आपको। हर आदमी ही चाहता है कि उसको सोशल रिकॉग्निशन मिले, ये वैल्यूज है। हर कोई चाहता है ना कि उसको सोसाइटी अप्रिशिएट करे, तो ये आपका टर्मिनल वैल्यूज आफ्टर डूइंग योर वर्क। हाँ, वो वर्क करने के लिए ये सब बहुत जरूरी है, ये सबको लेके साथ चलना होगा, देन you'll get desired terminal values। हाँ, यदि आपका इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज ही गड़बड़ है, अब तुम देखो बच्चे लोग, इसमें यदि तुम नेगेटिव डाल दो तो इसका रिजल्ट यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। अभी हम लोग जो रेफरेंस में बात कर रहे हैं, हम लोग अभी पॉजिटिव वैल्यूज के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, नहीं
ये वैल्यूज मतलब भी हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। और नेगेटिव बोलना होगा तो उस समय अलग से नेगेटिव बोल देंगे। अभी वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, तात्पर्य क्या हुआ, पॉजिटिव। तो जो आप पॉजिटिव के साथ करोगे, काम करोगे, आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। समझ गए ना, विल गेट गुड रिजल्ट। और गुड रिजल्ट क्या क्या हुआ, ये सभी चीज, हैप्पीनेस मिल गया, वेल्थ मिल गया, सोशल रिकॉग्निशन मिल गया, प्रोफेशनल एक्सेलेंस हो गया। जैसे एक विद्यार्थी यदि ये सभी कार्य के साथ चले, ऑनेस्टी के साथ अपना पढ़ाई करे, डेडिकेशन के साथ अपना पढ़ाई करे, पंक्चुअलिटी के साथ पढ़ाई करे, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाई करे, उसका रिजल्ट देखो, प्रोफेशनल एक्सीलेंस, वो विद्यार्थी और अच्छा बेहतर बनते चला जाएगा। सही बात है ना, उसको बहुत खुशी मिलेगा कि यस आज चैप्टर क्लोज हो गया, आज खत्म कर दिए, आज इतना इतना मेरा रूटीन हो गया। पूछो उससे जिसका रूटीन कंप्लीट हो जाता है, उसको जो हैप्पीनेस मिलता है, अरे तुम लोग को मिलता है, रूटीन फॉलो करता है ना तुम लोग, हाँ अभी तो बच्चे लोग पढ़ रहा है ना तुम लोग, हाँ सेटिस्फेक्शन मिला पढ़ के, यदि नहीं मिल रहा है तो बाबू माथा खराब हो गया है तुम लोग, और कुछ नहीं, शरीर काम करना छोड़ दिया है, ब्रेन व्रेन सब खराब हो गया है। पूछो जो बच्चे, ठीक है तुम लोग का अनुभव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछो उससे जो रियल में सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, जो 10-15 घंटा तक एक साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं, पूछो उसको क्या सेटिस्फेक्शन मिलता होगा। खैर तुम लोग एक्सपीरियंस नहीं लियो तो कोई बात नहीं, जीवन में लोगे, 2-3 बार फेल हो जाओगे तो लोगे ही लोगे, ठीक है। ये आएगा तो बाबू तुम लोग नाच गाना शुरू कर देगा, वेल्थ ये सब फॉलो करेगा तब नहीं मिलेगा, ट्रांसलेट होगा, हाँ। और इसका तो मिलता जुलता चीज़ है, वेल्थ मिला तो सोशल रिकॉग्निशन, ना सोशल रिकॉग्निशन मिला तो वेल्थ मिला, ऐसा नहीं है, मगर ऐसा भी है, कनेक्टेड भी है, हाँ एक पार्ट है बिल्कुल, हाँ दोनों को हम सेपरेट भी देख सकते हैं, दोनों को कनेक्ट करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, गरीब के पास भी सोशल रिकॉग्निशन रहता है, मैं ये भी होता है कि जिसके पास वेल्थ हो तो उसका सोशल रिकॉग्निशन भी होता है, वही मैं बोल रहा हूँ, आप उसको सेपरेट करके भी देख सकते हैं और आप एक साथ भी देख सकते हैं। हाँ मानते हैं हमारे प्रधानमंत्री वेल्दी नहीं है और रिकॉग्निशन है उनको, देयर कैन बी दिस केस ऑल्सो, अडानी जी वेल्दी भी है, रिकॉग्निशन भी है उनका, तो इंटर रिलेटेड भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, उस चीज़ से मैं डिनाई नहीं करता हूँ। मैं देखो फायदा है फायदा है, फॉलो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो उसको, विल गेट गुड रिजल्ट्स, विल गेट गुड टर्मिनल वैल्यूज। होप सो समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है बताओ, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, ठीक है तुम लोग देखो नोट्स को, तब तक हम इंजेक्शन को भर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, देखो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज और बॉर्डर क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज लगभग एक ही है दोनों का, समझे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सोसाइटल वैल्यूज, उसमें फर्स्ट में क्या लिखाए थे, इंडिविजुअल वैल्यूज लिखाए थे ना, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो रिलेशनल वैल्यूज, रिलेशनल वैल्यूज। अब देखो रिलेशनल वैल्यूज का मतलब कि हाउ वन इंटरेक्ट्स विद द अदर मेंबर्स, यानी कि हाउ वन इंटरेक्ट्स विथ अदर्स, कैसे एक आदमी कैसे दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और किस किस वैल्यूज को यूज करते हुए, समझे। हो सकता है कि बहुत ही विनम्र से बोल रहे हो, हम्बल, पोलाइट, वार्म,
केयरिंग, बहुत सारा हो सकता है ना स्टूडेंट, कैसे हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं दूसरों के साथ, इसी को बोलते हैं रिलेशनल वैल्यूज। क्या बोलते हैं? रिलेशनल वैल्यूज। सोसाइटल वैल्यूज का मतलब क्या है? कैसे हम सोसाइटी के साथ एज अ होल रिएक्ट करते हैं, हाउ वी रिएक्ट विद द सोसाइटी एज अ होल। अब क्या क्या करते देखो, सेम वैल्यू जैसे मैंने कहा है ना, फर्स्ट ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, हाउ वी रिएक्ट विथ सोसाइटी। अब देखो कई लोग ऐसे होते हैं कि सोशल कॉज के लिए दौड़ जाते हैं, नहीं ऐसे होते हैं ना कई लोग कि सोशल कॉज के लिए दौड़ जाते हैं। जैसे मान लो कि कुछ त्यौहार हो रहा है, जैसे हमारे क्लास में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे जो त्यौहार के टाइम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, विच इज़ गुड। हाँ, मगर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट बैठे होंगे जो त्यौहार के टाइम में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते होंगे। बात समझ गए ना? तो हाउ यू रिएक्ट विद द सोसाइटी, किस तरह आप रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, कोई कहीं प्रोग्राम हो रहा है सोसाइटी में, जैसे मान लो कि कोविड-19 के टाइम में वैक्सीनेशन चल रहा था हर सोसाइटी में, तो कितना आप वॉलेंटियर बन के आप रिएक्ट किए चीज़ों को। और कई लोग ऐसे थे, हम लोग तो देखे हैं कई यूथ लोग को जो दौड़ रहा था आशा वर्कर के आसपास ताकि और बेटर सोसाइटी के लिए कर सके। कई लोग थे कंप्लेन कर रहे थे कि यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए। तो हाउ यू रिएक्ट विद द सोसाइटी फॉर ए कॉज, समझ गए ना? तो क्या बोलेंगे उसको? सोसाइटल वैल्यूज कहेंगे। जरूरी है, ये भी जरूरी है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आदमी लीडर बनता है, जो नेता बनता है, वो सोसाइटल वैल्यूज अच्छा होने की वजह से ही बनता है। जितना भी नेता है भारत में, जितने भी लीडर्स हैं, सबको देखना कि कुछ ना कुछ वो सोशल कॉज उठाते ही थे अपने युवा अवस्था में। और यही रीज़न है कि अभी सीएम बने हुए हैं, अभी बड़े बड़े मंत्री पद पे हैं, क्योंकि शुरू से वो वैल्यूज था उनके अंदर। और अचानक चेंज नहीं हो जाएगा, अचानक आप नहीं जाओगे, बचपन से ही होना चाहिए। होप तो समझ में आ गया होगा। इट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, समझ गए? ये सभी चीज़ हो गया। एंड लास्ट वन, दैट इज योर नेचर ऑफ वैल्यूज। मिटा देना ये, लिख लो इसको। नेचर ऑफ वैल्यूज, ये भी फोर्थ क्लासिफिकेशन है, इफ आई एम करेक्ट, इज अ फोर्थ क्लासिफिकेशन। अब देखो नेचर ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या, वैल्यूज कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने अलग अलग हो सकता है। तो देखो जैसे कि हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल वैल्यूज, या पर्सनल वैल्यूज, इसको हम लोग पर्सनल वैल्यूज भी कह सकते हैं। पर्सनल वैल्यूज का मतलब क्या, एक आदमी का अपना वैल्यूज, और हर आदमी का वैल्यूज अलग अलग होता है स्टूडेंट, मानते हो इस बात को? हो सकता है कि कोई ज़्यादा इंटीग्रिटी फॉलो करता हो और कोई कम करता हो, कोई डेडिकेशन ज़्यादा फॉलो करता हो, कोई कम फॉलो करता हो, सबका अपना अपना वैल्यूज ही होता है। ठीक है, इंडिविजुअल। हाँ, इसमें देखो सोसाइटल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, सोशो कल्चरल वैल्यूज। सोशो कल्चरल वैल्यूज है कि नहीं है? आज जो छठ पूजा मना रहे हैं, क्या है ये सब? कल्चरल वैल्यूज है हमारा, दोनों है। देखो सोशो कल्चर दोनों ही है वैल्यूज है, इस सोसाइटी में होता है, एंड इज अ पार्ट ऑफ कल्चर ऑल्सो। सोशो कल्चरल वैल्यूज, यस वी आर फॉलोइंग रिलीजियस वैल्यू ऑल्सो। हाँ, रिलीजियस वैल्यू फॉलो करते कि नहीं करते हम लोग, इसको हम स्पिरिचुअल वैल्यूज कह देते हैं। आध्यात्मिक वैल्यूज फॉलो करते हैं हम लोग। जैसे देखो स्टूडेंट, घर में आपके माता पिता है, सुबह पूजा करते, तो उनका पूजा करने का अपना पद्धति है ना, यानी कि उसका जो तरीका है ना अपना, सुबह उठेंगे, अपना हनुमान चालीसा करेंगे, एकदम प्रॉपर टाइम में करेंगे, फिर ख़त्म करेंगे। ये वैल्यूज़ है उसका, स्पिरिचुअल वैल्यूज़। ठीक है, उस तरह और भी वैल्यूज़ हो सकता है आपका, जैसे आपका एस्थेटिक वैल्यू हो सकता है। एस्थेटिकल वैल्यूज़ क्या होता है? एस्थेटिकल वैल्यूज़ का मतलब कि देखो कोई भी चीज़ सौंदर्य जो होता है, ठीक है ना, वो देख के या तो आप प्लेजर मिलेगा आपको, या फिर आपको डिसप्लेजर मिल सकता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, प्लेजर एंड डिसप्लेजर।
यानी कि आप हैप्पी नहीं हो सकते हो, आपको ठीक इसका अपोजिट मिल सकता है, डिस्प्लेजर कह सकते हो। जैसे एग्जांपल समझो, ताजमहल देखो, ताजमहल देखोगे तो सौंदर्य है ना। या सुबह उठ के जाकर पहाड़ को देखो, या सुबह तुम जो बर्ड्स जो चिरपिंग करती है, मज़ा आएगा तुमको, है ना। या सुबह जो भोर जिसको बोलते हैं, सुबह जो होता है ना, हाँ बिल्कुल, क्षितिज वाला जो होता है, देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो एस्थेटिकल वैल्यूज ना, हॉरिजन जिसको बोलते हैं, वो देखे तुमको मज़ा आएगा। हाँ, कई बार डिस्प्लेजर भी होता है, जैसे एक तुम पेंटिंग है, बहुत ही खतरनाक भूतिया वाला पेंटिंग बना दिया, तो एस्थेटिकल वैल्यूज तो है उसमें भी, सौंदर्य है, देख के डर जाएगा। और जानते हो ऐसे दुनिया में बहुत सारा पेंटिंग है जो गोस्ट पेंटिंग है। यदि गोस्ट वाला चीज़ देखते हो वीडियो सब में तो पता होना चाहिए तुम लोग को। और ऐसे बहुत सारे किताब है जो गोस्ट बुक है, कहा जाता है कि भूत नहीं लिखा है इस चीज़ को, एविल ने, हाँ डेविल ने लिखा है इस सब चीज़ को। तो एस्थेटिक वैल्यूज़ है, मगर वो क्या है, प्लेजर नहीं देता है आपको, डरते हो आप उससे। कई किताब को ना रखा गया है संभाल के, ताकि बाहर आदमी उसको टच नहीं करे। जानते हो ऐसा बुक सब तुम लोग? देखना, यूट्यूब जाके देखना, हम तो ये सब देखते रहते हैं, मज़ा आता है, ठीक है ना। बहुत प्राचीन, देखो सुनो बच्चे लोग, बहुत प्राचीन प्राचीन बुक सब है, समझे ना, जो कहा जाता है कि गोस्ट ने आके लिखा था। और उसमें जो साइन वगैरह सब है ना, वो भी बहुत ही अलग है, ह्यूमन बीइंग उस तरह का साइन ही नहीं दे सकता। समझ गए? हाँ, और कुछ हो सकता है? इज देयर एनीवन? हाँ, उसमें देखो और भी बहुत सारी चीज़ देखो, इंडिविजुअल वैल्यूज, सोसाइटल वैल्यूज, सोशो कल्चरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, एस्थेटिकल वैल्यूज एंड इज देयर एनीथिंग? लास्ट में देखो वहाँ पे जाके, हाँ ठीक है, समझ गए ना, समझ में आ गया ना स्टूडेंट? तो यस, वी हैव कंप्लीटेड। अब देखो, अब ये सोचने वाली बात है, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन भी कर दिए, है ना, अलग क्लासिफिकेशन भी कर दिए। अब याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी लिखा नहीं गया कि क्लासिफिकेशन बताइए वैल्यूज का, लिखा गया है क्या वहाँ पे? क्या है सिलेबस में, क्या है स्टूडेंट? ह्यूमन वैल्यूज, लेसन फ्रॉम लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऐसा है सिलेबस आपका। तो क्लासिफिकेशन कहीं पूछा नहीं गया है, मैंने क्लासिफिकेशन बताया है। क्या पर्पस है मेरा क्लासिफिकेशन बताने का? मेरा पर्पस यही है कि भले ही तुमको ब्रॉडर लेवल पे याद रहे नहीं रहे, नेचर ऑफ वैल्यूज याद रहे नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज याद रहना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तुमको भले ही हायरार्किकल सेटअप याद रहे नहीं रहे, मगर तुमको टर्मिनल वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज तुमको जरूर याद रहना चाहिए। बात समझ रहे हो? तुमको ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, भले ही तुमको वो टर्म ब्रॉडर क्लासिफिकेशन याद रहे नहीं रहे, उससे मतलब नहीं है हमें मतलब है कि उसमें क्या वैल्यूज हैं। तो ये अलग अलग वैल्यूज देखो, इससे पहले भी हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज कर चुके हैं, करेक्ट? पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज कर चुके हैं, प्राइमरी वैल्यूज और सेकेंडरी वैल्यूज भी कर चुके हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज भी कर चुके हैं। तो जितने भी ये सब अलग अलग टाइप के वैल्यूज है, एंड ऑल आर रिलेटेड टू योर वैल्यूज। अच्छा, ये जो वैल्यूज है, वैल्यूज बताए, ये जितने भी वैल्यूज है सब ह्यूमन के लिए है कि नहीं है? इसलिए ये ह्यूमन वैल्यूज है। सिंपल सिंस ये जो वैल्यूज है, जितना भी आपको वैल्यूज बताया गया, ये सब ह्यूमन से कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड विद ह्यूमन। तो इसलिए क्या हो गया? ह्यूमन वैल्यूज हो गया। ये सब क्या हो गया? ये ह्यूमन वैल्यूज हो गया। सो सिंपल। तो पहला जो टॉपिक था स्टूडेंट, ह्यूमन वैल्यूज कवर हो गया ना, ह्यूमन वैल्यूज कवर हो चुका है। ये शब्द को कवर करने के लिए आज एक स्पेशल क्लास लिए हैं। हाँ, समझ गए? अब बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे आगे कभी। कोई दिक्कत, कहीं पे दिक्कत? नोट्स देखो तुम लोग फटाफट तेजी से। स्पिरिचुअल बिलीव्स का वैल्यूज का मतलब हाउ यू रिएक्ट इन रिलीजन, यानी कि रिलीजियस बिलीव, योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बिलीव।
समझ गया ना? डेट्स इट, आज के लिए इतना ही।